नमस्कार, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए लेक्चर के साथ आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि हम आपके लिए नए से नए वीडियो हमेशा और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। आज का हमारा टॉपिक फिर से एक बार पुनः कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने परासरण दाब के विषय में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की है, लेकिन इसमें एक चीज मुझे लगता है जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो उसको जान लेना जरूरी है। परासरण दाब का मापन। परासरण दाब ज्ञात करने के लिए वर्तमान समय में बार्कले हार्टले मेथड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस विधि का जो ऑपरेटर्स है हमने यह चित्र में बनाया हुआ है। आप चित्र में इस ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस चित्र में सुसज्जित जो भी ऑपरेटर्स है उस ऑपरेटर्स में अगर हम देखें तो इसमें एक आयरन का, स्टील का बना हुआ एक बॉक्स होता है। इस स्टील के बॉक्स में एक पोरस ट्यूब लगी होती है जो बीच में आपको दिखाई दे रही है। एक पोरस नली लगी होती है, छिद्रित नली लगी होती है। पात्र में ऊपर की ओर एक पिस्टन पी लगा होता है और एक दाब गेज लगा होता है। दाब गेज एक घड़ी जैसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम दाब को पढ़ सकते हैं। इस छिद्रित नली के एक सिरे पर एक कैपिलरी लगी होती है, यानी कि एक केस नली लगी होती है, और दूसरे सिरे पर इसमें एक थिसेल फनल लगाई जाती है। सरंध्र नली के अंदर शुद्ध विलायक भरा जाता है और नली के छिद्रों पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है, उस झिल्ली को इस पर चढ़ा दिया जाता है। पूरे पात्र में एक सांद्र विलयन भरा रहता है और नली में, जैसा कि हमने आपको बताया है कि नली के अंदर शुद्ध विलायक होता है, पात्र के अंदर सॉल्यूशन होता है और जो छिद्रित नली होती है उस पर अर्धपारगम्य झिल्ली चढ़ी रहती है जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। नली के एक सिरे पर एक कैपिलरी यानी कि केस नली लगी होती है और दूसरे सिरे पर एक कीप लगी होती है और सबसे ऊपर की ओर पात्र में एक पिस्टन पी और नीचे यहां पर प्रेशर गाज लगा होता है जिसके द्वारा हम जो प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं, परासरण दाब ज्ञात करते हैं, वो इसके द्वारा हम पढ़ सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा जो परासरण ज्ञात करने की क्रिया है तो उसमें ये होता है कि जब हम ऑपरेटर्स को पूर्ण रूप से सुसज्जित कर देते हैं और सुसज्जित करने के बाद हम इस कैपिलरी में इसका जो पाठ्यांक होता है यानी जो इसकी रीडिंग होती है, इस रीडिंग में धीरे धीरे हम इसको जो है पूरे, यानी एक हमारे पास नल पॉइंट होता है तो हम इसको 0 पॉइंट तक यहां पर यानी नल पॉइंट तक इसको हम कैपिलरी को पूरा भर देते हैं और यहां पर शुद्ध विलायक चूंकि कैपिलरी में भरा होता है तो यह कीप के माध्यम से हम धीरे धीरे इसमें विलायक को इंट्रोड्यूस कराते हैं और जब हमारा पॉइंट जो है यानी जो कैपिलरी का जो पाठ्यांक है वो नल पॉइंट तक पहुंच जाता है, उसके बाद हम विलायक की मात्रा को वहीं पर स्थायी कर देते हैं। इसके बाद हम ऑपरेटर्स पर ध्यान देते हैं और ध्यान देने पर यह होता है चूंकि नली में शुद्ध विलायक होता है, बाहर की ओर विलयन होता है और यहां नली पर अर्धपारगम्य झिल्ली चढ़ी होती है, तो धीरे धीरे विलायक के कण नली से पात्र में मूव करने लगते हैं, यानी विलायक जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में जाने लगता है और इस क्रिया का पता हमें केस नली के द्वारा चल जाता है।
जब केस नली में विलायक का तल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, जब नीचे गिरने लगता है तो हम ये समझ लेते हैं कि यहां पर परासरण की क्रिया चल रही है। और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम पिस्टन पी के द्वारा इस पात्र पर एक यानी द्रव के ऊपर या विलेन के ऊपर एक यहां पर दाब अप्लाई करते हैं। तो जब दाब अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि कितना दाब लगाने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, यानी कैपिलरी में जो विलायक का तल है वो गिरना रुक जाता है। तो जब विलायक का तल रुकना गिर जाता है जितने दाब पर, उतने दाब को हम यहां प्रेशर गेज के द्वारा नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार अगली रीडिंग लेने के लिए हम केस नली में पुनः एक बार तल को नल पॉइंट तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने के बाद फिर परासरण की क्रिया को कुछ देर के लिए होने देते हैं और उसके बाद फिर उसे रोक देते हैं इसी विधि के द्वारा। तो हम दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग, इस प्रकार से हम जितनी चाहे इसके द्वारा रीडिंग ले सकते हैं। चूंकि परासरण दाब ज्ञात करने के लिए यह विधि बहुत सरल एवं सुविधाजनक होती है, इसीलिए इसकी उपयोगिता जो है परासरण दाब ज्ञात करने में अधिक मानी जाती है। तो इसमें जो परासरण दाब ज्ञात करते हैं जब इस विधि से, तो पहला फायदा तो इसमें यह होता है कि परासरण दाब ज्ञात करने के लिए यह विधि बहुत सरल एवं सुविधाजनक है। दूसरा, इस विधि में अर्धपारगम्य झिल्ली के क्षतिग्रस्त होने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो एक नली के ऊपर चढ़ी होती है, तो डायरेक्ट उस नली पर कोई भी प्रेशर यानी उस झिल्ली पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, तो क्षतिग्रस्त होने का खतरा नहीं रहता है। चूंकि इस विधि में परासरण की क्रिया को रोक करके परासरण दाब को ज्ञात किया जाता है, तो इसमें हमें बार बार पात्र के अंदर विलयन को बदलने का झंझट नहीं होता है, तो बार बार विलयन को बदलना नहीं पड़ता है, इसलिए भी यह विधि काफी सुविधाजनक होती है। और चौथी बात इसमें होती है कि इस विधि के द्वारा जो परासरण दाब ज्ञात किया जाता है वो लगभग एक्यूरेट वैल्यू के रूप में होता है, इसलिए यह विधि परासरण दाब ज्ञात करने के लिए एक उत्तम विधि मानी जाती है। तो परासरण दाब में फिलहाल यहीं तक, और ये टॉपिक है महत्वपूर्ण है। आप इसका चित्र बना करके इस विधि को चित्र के द्वारा समझ करके, जैसा कि हमने आपको बताया है, उसके अनुसार आप इस विधि का यानी इस प्रश्न को आप परीक्षा में हल कर सकते हैं आराम से, इजीली। और इसके बाद हम एक अन्य प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि एक दूसरा अणुसंख्य गुण है। तो उस अन्य अणुसंख्य गुण में अगर हम देखें तो अन्य एक गुण होता है बाष्प दाब का ठीक, तो बाष्प दाब का अवनमन, बाष्प दाब के अवनमन का अध्ययन हम करते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। बाष्प दाब के अवनमन से तात्पर्य हमारा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उस विलायक के क्वथनांक में विलायक के बाष्प दाब में कुछ गिरावट हो जाती है। इस गिरावट को ही बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। लेकिन इससे पहले बात आती है कि बाष्प दाब क्या होता है। तो हम बाष्प दाब आपके लिए इसकी जो है परिभाषा बता रहे हैं कि बाष्प दाब क्या होता है। देखिए, निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर लगने वाला दाब उसका बाष्प दाब कहलाता है। जैसे कोई भी एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जब द्रव धीरे धीरे वाष्पित होना शुरू हो जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव और वाष्प के मध्य एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो द्रव और वाष्प जब साम्य अवस्था में होते हैं उसी समय
द्रव की सतह पर जो वाष्प द्वारा आरोपित दाब होता है उसी को हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। क्योंकि हमने इसमें आपको बताया है कि शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कुछ गिरावट हो जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अगर हम यह मान लें कि एक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब P है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 लिख सकते हैं और विलयन का वाष्प दाब हम P लिख सकते हैं। तो डेल्टा P यानी वाष्प दाब का अवनमन अगर हमें ज्ञात करना है तो अवनमन किसके बराबर हो जाएगा? यहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं P0 माइनस P। तो यहां पर P0 माइनस P जो है वो वाष्प दाब के अवनमन को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में यहां पर हमें एक फार्मूले की और आवश्यकता होती है, तो वह फार्मूला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है डेल्टा P अपॉन P0 तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? आपेक्षिक से मतलब होता है कि हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और वाष्प दाब अवनमन की जो तुलना करते हैं तो वो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। वाष्प दाब अवनमन में केवल एक ऐसी चीज है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा उसको पूछा जाता है, और वह है राउल्ट का नियम। लेकिन राउल्ट नियम को समझने से पहले या पढ़ने से पहले हमें एक चीज का ज्ञान होना या उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मोल प्रभाज की। मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, तो देखिए मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन क्या होता है? प्रभाज का मतलब होता है अंश या भागीदारी। चूंकि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, तो मोल प्रभाज हमें यह बताता है कि विलयन में उसके प्रत्येक घटक की भागीदारी कितनी है या उस घटक का कितना अंश मौजूद है। जिस प्रकार से एक पिता की यदि दो संतान हैं तो नियमानुसार दोनों 1/2 अंश के भागीदार होते हैं, यानी उनका जो प्रभाज होता है वो 1/2 होना चाहिए। अर्थात इससे एक चीज यहां पर और क्लियर होती है कि मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। यानी मोल फ्रैक्शन का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि यदि आप कोई सवाल यहां पर लगाते हैं और उसका आंसर आपका 1 से अधिक आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि आपने सवाल में कहीं ना कहीं कोई न कोई गलती अवश्य की है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, अगर मोल फ्रैक्शन को हम परिभाषित करें, जैसे हमारे पास एक विलयन है और विलयन में
विलेय के मोल बराबर स्मॉल n और विलायक के मोल विलायक के मोल हमारे पास कैपिटल N है। तो मोल प्रभाव जो है किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम विलेय के मोल प्रभाज की बात करें तो देखिए विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जिस घटक का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना हो उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वह उस घटक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जैसे विलेय का मोल विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, और यहां पर चूंकि हमें टोटल लगानी है तो ये हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसी प्रकार से विलायक का मोल विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा कैपिटल N यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इस प्रकार से हम मोल प्रभाज को देख सकते हैं। विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रभाज अगर हम देखेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब इसके बाद हम बात करते हैं राउल्ट नियम की। तो राउल्ट नियम क्या होता है, वैज्ञानिक राउल्ट ने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बीच एक संबंध व्यक्त किया जिसे राउल्ट नियम के रूप में माना जाता है। तो राउल्ट नियम ये कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मैं आपको बता चुका हूं, तो ये होता है डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये जो है ये राउल्ट नियम को व्यक्त करता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, डेल्टा P की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू बराबर होती है P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इस प्रकार हम यहां पर राउल्ट नियम को डिफाइन कर सकते हैं। राउल्ट नियम के साथ एक चीज इसमें और आ जाती है, आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन। तो देखिए आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं, आदर्श विलयन
वे विलयन होते हैं जो ताप दाब की परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पूर्णता पालन करते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो ताप दाब और सांद्रता की परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पूर्णता पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा देखा गया है कि केवल अनंत तनुता के विलयन ही आदर्श नियमों का लगभग पालन करते हैं, लेकिन अधिकांश विलयन राउल्ट नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो जो राउल्ट नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को हम अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार आज का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।